आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, सीजर डिसऑर्डर या मिर्गी रोग। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आजकल के ज़माने में। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में, समाज में इस बीमारी की वजह से जो पेशेंट्स होते हैं, जो रोगी हैं इस बीमारी के, एक स्टिग्मा कैरी करते हैं। तो ये जो स्टिग्मा है काफ़ी बार घर वालों के लिए, पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पाने का। 21st सेंचुरी में, आज के ज़माने में हमारे पास जो सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि कारण क्या है उस मिर्गी रोग का। मेडिसिन आज के ज़माने में है वो फार बेटर हैं जो आज से 50 साल पहले जो चल रही थी। उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं, पेशेंट पे बेटर रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, देयर आर मोर देन 5 करोड़ पीपल हु आर करंटली सफरिंग। मान के चलिए 5 करोड़ से ज़्यादा इसके रोगी हैं। ये जो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ये तो एक राइजिंग नंबर है। हर साल इसमें लोग ऐड होते रहते हैं। अगर हम ओवरऑल प्रोग्नोसिस के बारे में देखें तो विथ मेडिकेशंस, विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो या सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, 70% से ज़्यादा पेशेंट्स का सक्सेसफुल इलाज होता है। ट्रीटमेंट है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है और पेशेंट्स में रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। हमें रही बात अब इन्वेस्टिगेशंस की, हम उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल कैसे करते हैं। सबसे पहले जब मरीज हमारे पास आता है, हम उससे पूछते हैं कि किस प्रकार का उसको मिर्गी रोग हो रहा है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स हैं ब्रेन के, जिसमें अलग अलग प्रकार के मिर्गी रोग हो सकते हैं। कान के एरिया के पास का जो ब्रेन है, उसमें उसको अब नॉर्मल साउंड सुनाई दे सकते हैं। अगर आंखों के विजुअल कॉर्टेक्स में है तो उसको अब नॉर्मल कलर्स दिखाई दे सकते हैं। कुछ कुछ पार्ट्स में हाथ की मूवमेंट्स होती है, कुछ कुछ पार्ट्स में पैरों की मूवमेंट्स होती है, चेहरे की मूवमेंट्स होती है। जब ये मिर्गी रोग एक साइड से शुरू होता है और इतना ज़्यादा बिना मेडिकेशन के काफ़ी बार ये इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है कि ओवरऑल ब्रेन में जब अब नॉर्मल डिस्चार्जेस स्प्रेड करते हैं, उस स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है तो कम्प्लीटली बेहोश हो जाता है। एंड मेनी टाइम इसी पेशेंट इसी स्थिति में आता है हॉस्पिटल में, और इसी स्थिति में वो घर वाले उसको पाते हैं। तो इनिशियल जो उसके फीचर्स होते हैं वो अननोटिस्ड रह जाते हैं। ना तो घर वाले नोटिस करते हैं कि इसका मुंह टेढ़ा हो रहा है या इसकी आंखें टेढ़ी हो रही हैं या अब नॉर्मल कोई फीचर्स दिखा रहा है, तो पेशेंट भी नोटिस नहीं करता है और घर वाले भी नोटिस नहीं करते हैं। तो हमेशा एक लेटर स्टेज में पहुंचते हैं जब पेशेंट बेहोश हो चुका होता है, जब उसकी टंग बाइट हो चुकी होती है, मुंह से झाग निकल रहा होता है। एक बहुत ही अलार्मिंग और एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन उनके सामने होता है, तो उसके साथ प्रेजेंट करता है। इन्वेस्टिगेशंस की मैं बात कर रहा था, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसमें तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें हमको देखना होता है कोई ब्रेन में कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। एनाटॉमिकल प्रॉब्लम मतलब उसके हार्डवेयर की प्रॉब्लम। सपोज कोई पार्ट है ब्रेन का जो ठीक से काम नहीं कर रहा, वहाँ कोई ट्यूमर है या कोई डेवलप नहीं हुआ है, या किसी पार्ट में कोई ब्लड की कमी के कारण इन्फार्क्ट हो गया है, या कुछ कारण से पार्ट ऑफ द ब्रेन में एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, तो वो हमको एमआरआई और सीटी स्कैन की विधि से पता चल जाता है। दूसरी चीज, अगर हमको देखना है कि ये अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस कहाँ से बन रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग करते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में ईजी में हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की मैपिंग करते हैं कि अबनॉर्मल डिस्चार्ज का जेनेसिस कहाँ से हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी से शुरू हो रहा है और कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहा है और कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, एक फोकस है, मल्टीपल फोकस है या ग्लोबल है, ओवरऑल ब्रेन में अब नॉर्मल डिस्चार्जेस आ रहे हैं। दूसरा और टाइप का, एक स्पेशल टाइप का ईईजी होता है जिसको बोलते हैं वीडियो ईईजी। इसमें पेशेंट का हम लोग वीडियो मॉनिटरिंग विद ईईजी दोनों साइमल्टेनियसली करते हैं। एक ही समय में हमको तब दिख भी जाता है कि जिस टाइम पे ईईजी हो रहा है उसी टाइम पे पेशेंट के कोई अबनॉर्मल फीचर्स तो नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों के फाइंडिंग्स है, दोनों के इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। अब रेडियोलॉजी के साथ एमआरआई, सीटी स्कैन के बाद, ईईजी के बाद हमारे पास अब एक डायग्नोसिस बन जाता है कि हाँ, इस पेशेंट के इस एरियाज में प्रॉब्लम है। उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं विद मेडिसिन। पहले के ज़माने से आज के ज़माने की जो मेडिसिन है वो फार मोर इफेक्टिव है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से बॉडी में सस्टेन्ड लेवल तक रहते हैं। आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी नहीं लेना, डेली 1 या 2 मेडिसिन लेनी। कुछ पेशेंट्स को 25 to 30% पेशेंट्स को 2 मेडिसिन या 3 मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन हैं काफ़ी इफेक्टिव हैं एंड ये काफ़ी शॉर्ट टाइम पे ही अपना असर दिखाने लगती हैं।
जो ये क्वैक्स हैं, क्वैक्स को दिखाने की वजह से इनको जो प्रॉपर मेडिसिन है वो मिल नहीं रही हैं। वो इनको गलत दवाई तो दे रहे हैं, वो दवाई मान के चलिए जहर ही है जो इनको मिल रहा है, तो प्रॉपर इलाज तो मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो तो गलत ही है, तो उल्टा वो उनके लिए हानि ही करता है। तो इस प्रकार से जो निग्लेक्ट होता है पेशेंट का, पार्टली सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होती है और पार्टली फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो अपने तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेती, पेशेंट को इनकरेज नहीं करती प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अनफॉर्चुनेटली समाज में एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं मिर्गी रोग के, उनको मान के चलते हैं कि इनके अंदर भूत प्रेत का कोई इन्फ्लुएंस है, इनके अंदर कोई स्पिरिट आ गया है, तो ये इनको गलत जगह पे लेके जाते हैं इन पेशेंट्स को। ऐसा नहीं होता है, पेशेंट की गलती नहीं है क्योंकि उसको ये बीमारी है, कोई इंडिविजुअल नहीं चाहेगा कि वो बीमार हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट को बीमारी है, उसने तो चाहा नहीं था, अब उसको है। अगर आप उसको एक मजबूरी बना के चलें कि इसको कोई भूत ने कब्जा कर लिया है इसके दिमाग में, तो इससे ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है 21st सेंचुरी में। आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आप ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आज के ज़माने में आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे आपके पास इन्वेस्टिगेशंस की विधियां हैं। अगर सपोज आपके घर में या आसपास आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं जिसको एक्टिवली अटैक आ रहा है सीजर का, तो इमीडिएटली नंबर 1 मुंह में कुछ नहीं डालेंगे, बिकॉज जब ये पेशेंट बेहोश होता है इसकी बॉडी एक स्टेट ऑफ हाइपरटोनिसिटी, मतलब इसकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो चुके होते हैं। हाँ, तो आपको मुंह में कुछ नहीं घुसाना है, बिकॉज ये टीथ की क्लेंचिंग करता है उस समय। अगर आप घुसाने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली आपकी उंगली कट सकती है, बट पेशेंट को भी चोट आ सकती है, पेशेंट की भी जीभ कट सकती है, लिप्स कट सकता है, तो मुंह में कुछ नहीं घुसाना। नंबर 1, पेशेंट को साइड में टर्न कर दीजिए, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। साइड में टर्न करने से क्या होता है कि अगर पेशेंट ने सपोज कोई उल्टी करी या कुछ करा, वो उसके अंदर जाएगा नहीं, वो साइड से ही मुंह से निकल जाएगा। प्लस इसमें थोड़ा ब्रीदिंग में भी सेफ रहता है पेशेंट के लिए। एंड नंबर 3, इमीडिएटली अपने मोबाइल से या आसपास से किसी को बुलाकर किसी और को बुलाइए जो एम्बुलेंस सेवा को कांटेक्ट कर सके। वीडियोग्राफी करें तो ये डॉक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज हमें तब पहले ही पता चल जाता है वो वीडियोग्राफी देखकर कि हाँ, अगर पेशेंट ने इस तरफ आपकी आंखें का डायरेक्शन किस तरफ गया है, आंखें ऊपर टर्न कर रही हैं कि लेफ्ट साइड की राइट साइड, सर किस तरफ टर्न कर रहा है, मुंह किस तरफ टेढ़ा हो रहा है, ये सब छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो डॉक्टर की काफी मदद करती है, एमआरआई के भी पहले, ईईजी के भी पहले।